पूरी तैयारी जब से हम लोग जब सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम हो, पूरी जो पढ़ाई की प्रक्रिया है वो एक ही जैसी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम चाहे शिक्षक हों चाहे विद्यार्थी हों, हमें दोनों के साथ एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ तैयारी करनी होगी। यानी कि चाहे हम बच्चे को पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट को, चाहे स्टूडेंट पढ़ रहा हो, मिल करके इंटीग्रेशन के साथ तैयारी करनी होगी। और ये जो टीचर है वो और हमारा जो स्टूडेंट है उसके बीच में एक फेस्टिवल जैसे होता है, उस तरह का माहौल होना चाहिए। सारी पूरी पढ़ाई की जो प्रक्रिया है उसके साथ होना चाहिए। ये बहुत क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पढ़ाई बोझिल नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी इंटरेक्टिव। समझ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है कि जो कम्युनिकेशन होता है, विद्यार्थी कोई चीज को समझ रहे हैं, चाहे कम्युनिकेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो रहा हो, तो टीचर के साथ स्टूडेंट का कम्युनिकेशन हो, और चाहे स्टूडेंट का बुक के साथ कम्युनिकेशन हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब भी तैयारी करते हैं, समझ, जो चीज जैसा लिखा है वैसा ही हम समझें। ये बात समझ में आ रही है आपको? जैसा लिखा है वैसा ही हम समझें। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि किसी भी चीज को के इंटरप्रिटेशन बहुत सारे हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में हमने ज्योग्राफी में पढ़ा दिया कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन टीचर का उद्देश्य यह भी हो सकता है कि हम माउंट एवरेस्ट के बारे में बताएं कि एक फॉल्ट माउंटेन है जिसके कारण इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, या यह एक भूकंपीय जोन में आता है। और क्लियर कीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि 1857 का मूवमेंट सबने पढ़ा होगा, हुआ था। उसके बाद आपके सिलेबस में है कि उसका जो है दिल्ली में किसने उसको लीड किया था, लखनऊ में किसने लीड किया था। लेकिन हो सकता है कि हमारा जो बुक के बताने का उद्देश्य हो कि यह जो है मूवमेंट जो था वह एक प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष का परिणाम था। तो समझ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज ये है कि पूरी जो पढ़ाई की जो प्रक्रिया होती है, इस चीज़ को बहुत ध्यान समझिएगा, चाहे क्योंकि आप लोग सब लोग यूपीएससी का भी एग्ज़ाम जो हमारे स्टूडेंट हैं वो देंगे और प्लस स्टेट सर्विसेज का भी एग्ज़ाम देंगे। एक बहुत ध्यान से चीज़ समझिएगा कि पठन आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, और एक होता है पाठन, और एक होता है मनन, और एक होता है चिंतन। स्टेट सर्विसेज में पठन का अर्थ होता है कि मान लीजिए हमने पढ़ लिया कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद होते हैं, यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह है। पाठन का अर्थ होता है हमारे टीचर ने पढ़ा दिया, उसके बारे में कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी। मनन का अर्थ होता है रिवाइज करना। और जो स्टेट सर्विसेज के बाहर जो यूपीएससी में, तो पठन तो होगा ही, पाठन तो होगा ही, मनन तो होगा ही, चिंतन भी जुड़ जाएगा। चिंतन का अर्थ होता है ऐसा क्यों होता है। इसको अगर सिंपल भाषा में समझाएं हम, तो जो यूपीएससी का जो एग्जाम होगा तो उसमें चिंतन का अर्थ होगा इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग का अर्थ होता है एक दूसरे से जुड़ाव। इसका अर्थ हुआ कि अगर हिस्ट्री कोई टॉपिक है, उसको ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स से पॉलिटी को हिस्ट्री से, जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करना। इंटरलिंक, जालिक, ये क्लियर कर पा रहे हैं इस चीज़ को आप देखेंगे कि जो एग्जाम, इवन अब तो स्टेट सर्विसेज का मैं देख रहा हूँ पैटर्न जो है आरएएस का खास तौर से, और यूपीपीएससी का, क्वेश्चंस इंटरलिंकिंग पे आ रहे हैं। यानी कि प्योर वो सब्जेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। प्योर क्लियर कर पा रहे हैं इस चीज़ को? प्योर वो सब्जेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। उसमें हिस्ट्री क्वेश्चन में ज्योग्राफी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पॉलिटी, इस तरह का पुट भी होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सिंपल सी बात यह है कि पहले हम बेसिक क्वेश्चन
बेसिक चीज़ें तैयार कर लें, बेस तैयार कर लें। बेस तैयार होने के बाद हम उसको मल्टी डिसिप्लिनरी एंगल में ले जाएंगे। क्लियर कर पा रहे हैं इस चीज़ को? सबसे पहले बेस तैयार करना पड़ेगा हमें। हम अभी सोचना शुरू करें कि हमने तो भाई पढ़ लिया था, भारतीय संविधान का प्रस्तावना तो पढ़ लिया, इसको इंटरलिंकिंग करके हम जो अमेरिका के साथ जोड़ें और वहाँ पर संप्रभुता संप्रभु संपन्न है कि नहीं, या वहाँ पर समाजवाद वर्ड का यूज़ किया गया है कि नहीं, बस समझ में आ रही है? या समाजवाद वर्ड का यूज़ करने से भारत को जो भारत में जो प्राइवेट इकोनॉमी का जो ज़्यादा प्रभाव है वो क्या उसका विरोधाभासी है। इस चीज़ को समझने से पहले हमें उस विषय को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो पहले बेसिक किताबें जो होंगी आपकी एनसीईआरटी किताबें हैं और भी जो बहुत सारी हमारी रेफरेंस बुक्स होती हैं उससे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये क्लियर है सब लोग? तो किताब कौन कौन सी है सभी को पता ही होगा। एनसीईआरटी किताब, एनसीईआरटी जो है, अब एनसीईआरटी के बारे में एक चीज़ समझ लीजिए कि एक कई बार पूछते हैं लोग कि 6 to 12th पढ़ना है या 9 to 12th पढ़ना है। तो इसके बारे में बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो इतने वर्षों का हम लोग का अनुभव है उसमें एक वर्ड है, ज्योग्राफी का ही एक टर्म है COL, कॉल। ये कॉल जो है ये एक्चुअली ग्लेशियर जो दो होते हैं उसके बीच का स्पेस होता है, पहाड़ के बीच का नहीं, पर्वत के बीच का नहीं, ग्लेशियर के बीच का, है ना, हिमनद जो बर्फ़ का पहाड़ होता है उसके बीच। तो अगर आप ये जानते रहे हो तब तो आपको जो है 9 to 12th पढ़ना है एनसीईआरटी, और अगर नहीं जानते हैं तो 6 to 12th पढ़ना। बताएंगे क्यों ऐसा होता है, बट मेथड यही है। ये बहुत दिनों के अनुसंधान के बाद हम लोग प्रैक्टिस करवाते थे तो हम देखें कि जिन बच्चों को कॉल का पता था वो अच्छा स्कोर किए थे, जिनको नहीं पता था वो अच्छा स्कोर नहीं किए। जिसका अर्थ ये था कि हम लोग को 6 to 12 पढ़ना होगा। अगर नहीं पता है, अब पता है तो 9 to 12 पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी। इसके अलावा कुछ डिफरेंस बुक्स और आती है, जैसे M. लक्ष्मीकांत की किताब आती है इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की, सब लोग के पास होगी ये किताब। शरविंद्र सिंह की किताब ज्योग्राफी की आती है, और D.R. खुल्लर की किताब आती है। ये सब किताबें आपके पास होंगी ही, किताबें का कोई विशेष वो नहीं है, आपके पास सब किताबें होंगी ही। बट अब बेसिक पहले एक बार पढ़ने के बाद तब इंटरलिंकिंग आपको करना पड़ेगा। दूसरी एक चीज़ क्या है, इसको मिटाने के लिए की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि एक वर्ड जो होता है, चीज़ समझ लीजिए कि जो पूरी पढ़ाई जब करते हैं तो इसका एक होता है हार्डवेयर पार्ट और एक होता है सॉफ्टवेयर पार्ट। चलो सुना ही होंगे। हार्डवेयर का अर्थ है कि हमारा शरीर कैसा है। अब ऑब्वियस है कि शरीर तो ठीक ठाक रहेगा ही, उसका कोई विशेष महत्व भी नहीं है। सॉफ्टवेयर पार्ट है हमारा माइंड कैसा है, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड कैसा है। तो सॉफ्टवेयर में एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये हमारा माइंड तो सभी का बराबर होता है, ऐसा नहीं। ग्रेस्पिंग पावर जो होती है, याद करने की याददाश्त होती है, ये सभी की अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि किसी का खराब हो किसी का अच्छा हो, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ सकता है। मेमोरी पस खाने से या बादाम खाने से याददाश्त नहीं बढ़ेगी। तो हम लोग इस सभी की याददाश्त लगभग बराबर है, लेकिन एक आप देखेंगे किसी का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, किसी का कंसंट्रेशन क्या होता है वो कम है। हमारे एक फ्रेंड हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि जब मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे बहुत मेहनती व्यक्ति थे, जब वो पढ़ते थे तो उनको अचानक याद आने लगता था कि उनके जो घर है वहाँ पे गाय थी, तब गाय को उसकी माता जी ने चारा दिया कि नहीं। बिजली चली, बारिश के समय बिजली फ्लक्चुएशन बहुत होता था गांव में, तो बिजली तो नहीं चली गई। तो वो जब अपने 2-3 बार उन्होंने अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ, तो आकर के गांव में उसकी माता ने कहा कि भाई तुमको तो हम सब खर्चे देते हैं और उसके बाद भी तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो उसने कहा कि हम इसलिए नहीं होता है कि जब पढ़ते हैं तो हमें गाँव की बातें याद आने लगती हैं, घर की समस्याएँ याद आने लगती हैं। तो उसकी माँ ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहा कि चिंता न करो, गाय को कुछ नहीं होगा, गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे बिजली कुछ नहीं होगा, बिजली चली भी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, 2-4 दिन बिना बिजली के रह लेंगे। लेकिन तुम ये सोचोगे, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, जब तुम प्रशासनिक सेवा में आ जाओगे, तो क्या होगा कि सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। गाय के लिए बढ़िया एक आदमी रख देंगे, चारा वारा खिलाएगा, उसको बढ़िया पंखा वंखा भी लगा देंगे, और इंजीनियर साहब तो बिजली वाले आपके साथ रहेंगे ही भाई, अब जो सिलेक्शन हो जाएगा तो उनका कहा रहता है कि एक साधे सब सधे, गाँव में एक कहावत है। तो इसलिए आपका जब उद्देश्य बड़ा रहेगा तो कंसंट्रेशन हमेशा बना रहेगा। दूसरी एक चीज़ समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी चीज़ है समझना होगी। हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन तैयारी कब क्यों कर रहे हैं, एक चीज़ समझ लीजिएगा। मन में कभी भी जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्ड होता है हिंदी में हीन भावना। ये देखिए एक चीज़ समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट।
हम में से हम तो क्लास जब लेते हैं तो हमने देखा है कि उसमें IITS तो रहेगा नहीं ज़्यादा, डॉक्टर्स तो रहता नहीं है। नॉर्मली वो बच्चे होते हैं जो BA BSc किए होते हैं। होता क्या है कि अगर आप ये सोचिए कि भाई हमारा तो सिलेक्शन कैसे होगा, हम तो IIT के जब एग्जाम दिया सिलेक्शन तो हमारा IIT में हुआ नहीं, या हम तो जब मेडिकल एग्जाम दिया मेडिकल में हुआ नहीं, तो UPSC में कैसे हो जाएगा। और अगर इस लॉजिक पे आप चलेंगे तो आप खुद सोचिए कि IIT में 10,000 सीटें होती हैं, एम्स का जो होता है नीट वाला एग्जाम उसमें 2,500-3,000 सीटें होती हैं, 13,000 सीटें तो ये हो गई। फिर इस पूरे बड़े भारत में कम से कम 1,000 यूनिवर्सिटीज़ हैं और एक यूनिवर्सिटी के पता नहीं कितने कॉलेज होंगे, कम से कम 5 से 6,000 कॉलेजेज हैं। उस कॉलेज में अगर आर्ट्स की जो प्रक्रिया होती है वो पूरा पैराबोला जैसी होती है, जानना बहुत जरूरी है। पैराबोला समझते हैं ना, पैराबोला होता क्या था कि सपोज करिए कि 2020 में हमने IIT का एग्जाम दिया, हम पढ़ने में अच्छे नहीं थे इसलिए हम जो है यहाँ आ गए। हमारा एक दोस्त था मोहन, एग्जाम्पल दे रहे हैं, पढ़ने में अच्छा था तो उसका कट ऑफ ये था, वो सिलेक्शन हो गया। ठीक, अब मोहन जी जो हैं वो पढ़ रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा है जब इंजीनियरिंग पास कर लिए, UPSC का एग्जाम देने का टाइम हुआ तो वो हल्के पड़ गए। उन्होंने कहा तो IIT कर चुके हैं, हमें क्या जरूरत है, टॉपर है। तो पढ़ाई हमेशा डाउनफॉल होगा, हमेशा होगा, ऐसा होना ही होना है। और जो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो थोड़ा सीरियस हो गया, मम्मी ने कहा बेटा और पढ़ो, तो और अपने को प्रोजेक्ट किया। और जहाँ जाके देखो जब 2024 में एग्जाम हुआ तो क्या हुआ कि वो कट ऑफ यहाँ पे आ गया, जबकि मोहन क्या कर रहा था, दोस्त जो है वो डाउनफॉल हो रहा था। क्लियर, ये पूरी कहानी जो है हमारी पढ़ाई की ऐसी ही होती है, पैराबोला जैसी, हमेशा एक ही जैसी सिचुएशन नहीं रहती है। क्लियर है। दूसरी एक चीज होता है कि क्यों हमें सिलेक्शन लेना है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हम तो हमेशा पेरेंट्स लोग को भी कहते हैं और बच्चों में, क्योंकि यहाँ पर हमारे गुरुजन भी बैठे हुए हैं, तो बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा। हमें RAS में सिलेक्शन इसलिए नहीं लेना है कि हमें गाड़ी अच्छी मिल जाएगी या हमें जो है बहुत अच्छा घर मिल जाएगा या हम बहुत बड़े पद पर हो जाएंगे। नो, हमें इसलिए लेना है क्योंकि जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसी घटना घटी होगी जहाँ पर अपने आप को अपमानित महसूस किए होंगे। एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव मोटिवेशन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का अर्थ होता है अच्छा, IAS बन जाएंगे, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, अच्छा घर मिल जाएगा। नेगेटिव क्या होता है कि जीवन में कभी ऐसी कोई घटना हुई होगी जहां हम अपने आप को इंसल्टेड फील किए होंगे। हमेशा सभी के जीवन में हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा इंसल्टेड फील यही ना हुआ कि IIT में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेडिकल में क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, अपने आप में इंसल्टेड फील करने की बात है। आपके माता पिता को कहा गया तो कुछ नहीं कर सकता ये। तो नेगेटिव मोटिवेशन जो होता है वो आपको हमेशा उत्साह बढ़ा के रखेगा, क्योंकि होता क्या है, ये पूरी तैयारी की जो प्रक्रिया है वो पूरे 1 साल की होती है। और आपका मान लीजिए PT नहीं निकला तो बस 2-3 महीने तो आप आराम करिएगा, फिर नो, हमें अगले बार के लिए फिर से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो नेगेटिव, नकारात्मक मोटिवेशन जो रहेगा वो आपको सोने नहीं देगा। अरे हम लोग जब पढ़ते थे तो कहते थे कि यू शुड ईट IAS, यू शुड स्लीप IAS, यू शुड थिंक IAS। आपके बेड पर हमेशा किताबें होनी चाहिए। एंड लक्ष्मीकांत, आपका जो बिस्तर बिखरा हुआ होना चाहिए किताबों के साथ, आपको कुछ और सोचना ही नहीं है। क्लियर कर पा रहे हैं इस चीज़ को। तो फुल ऑफ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो हमेशा ये कहूँगा, चाहे बच्चे हों हमारे, चाहे भावक हों, चाहे हमारे टीचर हों, बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। यू कैन डू। दुनिया में कोई भी काम, मेरे फादर कहते हैं कि मरे को जिंदा नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे काम संभव है। तो IAS से बहुत छोटी चीज़ है। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मॉरल इंटीग्रिटी, यही बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी समझिएगा क्या होता है। मान लीजिए कि भाई हम तो एक हॉस्टल में पढ़ रहे हैं रूम लेकर के, तो हमें तो अपने रूम की सफाई भी खुद करनी पड़ेगी, हो सकता है खाना भी खुद बनाना पड़े। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ, कपड़ा भी खुद धोना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि 24 घंटे जो हमारे पास हैं उसमें से हम 4 घंटे ये काम करते हैं तो 20 ही घंटे बचे, 20 में 8 घंटे सोएंगे तो 12 घंटे बचे। हमारा एक साथी है, उसके तो पिताजी भाई बड़े आदमी हैं, तो उनको ये सब काम नहीं करना, उसके बाद 24 घंटे पूरे बचे। वो 8 घंटे सोता है, उसके बाद 16 घंटे पढ़े। कायदे से 16 घंटे उसको पढ़ना चाहिए और 12 घंटे हमारे मित्र को। इस हिसाब से 16 घंटे वाला सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। कंफर्ट जोन, फिर से एक बात, जब वो उसके घर में नौकर है, काम सब कर रहा है, तो आदत कंफर्ट जोन की हो जाएगी। बोले पढ़ने की ज़रूरत क्या है,
हम दिन में नींद ही नहीं खुलेगी उसकी। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद क्या होगा कि 12 घंटे जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो हो सकता है 8 से 10 घंटे पढ़ ले, 16 घंटे वाला 4 से 6 घंटे पढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये बिल्कुल ही मन से निकाल देना है कि संसाधनों का प्रभाव हमारी तैयारी पर पड़ता है। केवल उतना ही पड़ता है जहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स इतना हमें कर दें कि हमारा खर्चा चल जाए, हमारे पास बेसिक बुक्स हो, कोचिंग पढ़ रहा है तो उसका खर्चा वर्चा निकल जाए, बस। ठीक है। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बचपन कैसा भी बीता हो सकता है हमारा जन्म ऐसे स्थान पर हुआ हो जहाँ पर स्कूल अच्छे न रहे हों, टीचर को ना आता हो। मैं जैसे बहुत सारे टीचरों को देखा हूँ स्कूलों में जहाँ पे टीचर कोई ठीक से नहीं आता। अब इसके कारण जो है, हम चूँकि हमारा 10th में हमारे 2nd डिवीज़न आए थे, 12th में हमारे 2nd डिवीज़न आए थे, BA में 3rd डिवीज़न आ गया था, इसे सिलेक्शन नहीं होगा, यह भी भ्रांति है। इसलिए जब हम 18 साल तक रहते हैं तब तक तो माता पिता के अनुसार चलते हैं। 18-19 साल के बाद, 21 साल के बाद हम इस योग्य हो जाते हैं कि अपना भला और बुरा स्वयं समझने लगते हैं। क्लियर कर पा रहे हैं चीज़ को? तो 18-19 साल के बाद, 20 साल के बाद अगर आप सीरियस नहीं होते हैं तब आपकी गलती है। बचपन आपका कैसा बीता इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर कर पा रहे हैं चीज़ को? तो ये भी बच्चों को बताना होगा। ठीक है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पढ़ना कैसे है उसको भी समझ लीजिए। तो जैसे हमारे विद्यार्थी हैं तो अब टीचर लोगों ने हमारे कोई टॉपिक पढ़ाया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि चाहे वो आपका नोट्स हो चाहे बुक हो, अंडरलाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, करेंगे। दूसरा कि उसके बाद उसकी जो समरी है, समरी का नोट्स, इस चीज़ को समझ लीजिए। बहुत है, कुछ लोग कॉपी वही उतार देते हैं, NCERT लिए खोले वही पन्ना उतार दिया। नो, समरी का नोट, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, हमने उसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली। सिंधु घाटी सभ्यता हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ा, कहाँ से क्या चीज़ निकला था, कौन सी नर्तकी की मूर्ति निकली, कहाँ पर उसकी व्यवस्था कैसी थी उसकी, हमने सब पढ़ लिया। उसको हमने 5 पन्ने जब पढ़ने के बाद हमने उसकी समरी एक अलग कॉपी में लिखने का प्रयास किया। जब लिखेंगे तो हो सकता है इसमें से 25% चीज़ें आप भूल जाएं, 50% चीज़ें भूल जाएं, कोई बात नहीं। होगा क्या, जब समरी आप याद करके लिखेंगे तो एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपको आधी चीज़ें याद रहेंगी, दूसरा कि जो भूल जाएंगे उसको जब दोबारा लिखेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जा रहा है और बिना देखे नोट्स बन जा रहा है। तो कभी भी टिपना नहीं चाहिए, आपको याद करके समरी लिखनी चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो कोशिश करिए कि फ्लो चार्ट के रूप में, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, फ्लो चार्ट के रूप में आपकी पढ़ाई हो। इसका क्या मतलब है? फ्लो चार्ट के रूप में। व्हाट इज फ्लो चार्ट? व्हाट इज फ्लो चार्ट? इसका अर्थ यह हुआ कि हम पूरी की पूरी चैप्टर को 15-20 लाइनों में बता पाए। क्लियर कर पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने पर्वत की व्यवस्था पढ़ा, आपने पढ़ा कि कौन कौन से वलित पर्वत हैं, कौन से अवशिष्ट पर्वत हैं, कौन से भ्रंश घाटी में है। तो आपने सिंपल सा बना लिया कि भाई पर्वत के बारे में उसका शॉर्ट फॉर्म, उसके ये प्रकार, उसके ये प्रकार, इस तरह का मैं बोल रहा था। बस समझ में आ रही है? यानी कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। क्लियर कर पा रहे हैं? तो फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब जगह संभव नहीं है, बट जहाँ जहाँ हिस्ट्री में संभव है, ज्योग्राफी, आपका मैं सिलेबस देख रहा था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रबंधन है, लोक प्रशासन है, सारी जगह आपको फ्लो चार्ट बन सकता है। तो ये चीज़ हुआ। और चौथा, जब इसके करने के बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 10 साल में कौन कौन से क्वेश्चन पर से आए। हम लोग यहाँ से आपको टेस्ट सीरीज वगैरह, टेस्ट बुकलेट वगैरह दे देंगे, लेकिन ऐसे भी आपको पिछले 10 वर्षों में उस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, इसके बारे में आपको आत्मसात कर लेना होगा। क्लियर? अब दूसरी बात है, जो लोग पढ़ाई करते हैं, मान लो कि 7 डेज एक वीक में होता है, तो
पढ़ाई के 2 मेथड है। एक तो ये है कि 6 डेज आप पढ़ाई करिए, लास्ट एक 7वें दिन रिवीजन करिए, और दूसरा ये है कि रोज रिवीजन करिए, और तीसरा है कि 3-3 दिन के गैप पर रिवीजन करिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी कैसे कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि शुरू में रिवीजन कम करना चाहिए। पहले यू शुड ट्राई टू फिनिश योर सिलेबस, है ना। पहले आपको सिलेबस जो है वो फिनिश करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। लेकिन एक समय के बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सिलेबस को कंप्लीट कर डालें, अगर याद ही नहीं किए तो फ़ायदा नहीं है। तो मेरा सुझाव होगा कि जब तक आप एक टॉपिक पहली बार आप जब पढ़ रहे हैं, तब तो रिवीजन तब करिए जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए। लेकिन उसके बाद आपको समय समय पर रिवीजन करना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते, अच्छा हाँ, रिवीजन करने के बाद भी हो सकता है 4 दिन बाद 10 दिन बाद आप भूल जाइए, इसलिए आपको जो है रिवीजन करते रहना पड़ेगा। बस समझ में आ गई। रिवीजन इज मस्ट। नेक्स्ट है कि जब हम इतना पढ़ लेंगे, मान लीजिए कि हम जो जितनी बात हम आपको बताए, हमने अंडरलाइन भी कर डाला, समरी का नोट्स भी बना दिया, फ्लो चार्ट भी बना दिया, फिर उसके बाद प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर कर दिए। इसके करने के बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, यानी कि जो मेंस के लिए, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। क्लियर कर पा रहे हैं? क्लियर? अब जरा इसमें ध्यान सुनिएगा, ये जरा रहे होंगे तो हम जो कोई भी आंसर, चाहे वो 500 शब्द का लिखना हो, चाहे 400 शब्द का लिखना हो, तो जो ट्रेडिशनल मेथड है पूरे हिंदुस्तान में, वो 2PF मेथड चलता है। इसका अर्थ क्या है? PF। पहला वाला P होता है पास्ट, दूसरा वाला होता है प्रेजेंट, और F बताता है फ्यूचर। और अगर ले मैंने बात करें तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, ये हो गया मेन बॉडी, और ये होता है कंक्लूजन। यही ना होता है, हम लोग छोटे क्लास में ऐसे ही पढ़ते थे। मान लो क्वेश्चन आया 1857 के विद्रोह के कारण बताइए, तो लिखेंगे 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो इन कारणों से हुआ था, ऐसे ऐसे जो है कारतूस की प्रॉब्लम आ गई, ये हो गया। फिर मेन बॉडी में लिखे कहाँ कहाँ किसने नेतृत्व किया, यही ना लिखेंगे। फिर कैसे कैसे अंग्रेजों ने उसका दमन किया। अब कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन निकलेगा कि भाई जब विद्रोह हुआ तो उसने भले ही दमन हो गया, लेकिन उसने एक देशभक्ति की एक नई ज्वाला पैदा की, जिसमें भविष्य में अंग्रेजों को ये लगा कि इतना आसान नहीं है किसी को भी दबाना। ऐसा कंक्लूजन निकलेगा आप लोग। ये 2PF मेथड है जो पूरे हिंदुस्तान में पूरे यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करता है। इस मेथड से आंसर नहीं लिखना है। ये मेथड ओल्ड मेथड कहा जाता है। अब इसकी जगह जो है 3PF मेथड यूज करते हैं। बता देता हूँ क्या है, बहुत सिंपल, और आप लिख के देखिएगा। हम लोग UPPCS में, UPSC में इसको ट्राई कराते हैं, और जो लोग करते हैं अचानक उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो 2PF मेथड हुआ। अब 3PF मेथड क्या है? ठीक है, 3PF का मेथड का अर्थ होता है, पहला वाला P प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पहले पास्ट था, दूसरा वाला P पास्ट हो जाएगा, तीसरा वाला P प्रेजेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूचर। ठीक है, यहाँ जो पहला वाला P है वो रेलिवेंस, प्रासंगिकता, बाकी सब वही रहेगा। इसमें हो गया इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। रेलिवेंस का अर्थ होता है कि वाई दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। अब ये चाहे UPSC हो, चाहे स्टेट सर्विसेज की चीज़ें हो, आपको पहला पैराग्राफ शुरुआत ऐसे नहीं करना। 1857 में आपने लिखा कि साहब वो कारतूस की प्रॉब्लम आ गई इसलिए ऐसा ऐसा हो गया, या बहुत ज़्यादा वहाँ पर आर्थिक रूप से स्थितियाँ खराब थी, रिसेशन था। आपको ऐसे शुरू करना है इसमें कि जब शोषण बढ़ जाता है, अन्याय बढ़ जाता है, तो उसके विरुद्ध एक बगावत शुरू होती है। उसी की परिणति कैसी हुई? 1857 का विद्रोह रहा। क्लियर? अब देखिए क्यों रेलिवेंस। हमने बताया कि समरी में कि भैया क्वेश्चन पूछा क्यों गया, हमेशा पूछा है कि जब जब समस्याएं आएंगी, शोषण होगा, तो हम उसका जो है क्या करेंगे। क्लियर कर पा रहे हैं? और क्लियर कीजिए। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ठीक है, 3PF मेथड पे लिखेंगे तो इसका आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे, तब लिखेंगे कि
मानव की समानता, मानव का अधिकार आधारित विकास सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसी सभी स्थितियां जो मानव के विकास में बाधक हैं उनको न्यून किया जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता कानून पर आधारित है। ऐसी दशा में ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता के आधार पर मानव विकास अधिक संभव होगा। क्लियर कर पा रहे हैं? उसके बाद आपको शुरू करना पड़ेगा कि भारत का संविधान है, संविधान में 3 अनुच्छेद है, अनुच्छेद का ये वाले पार्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। क्लियर कर पा रहे हैं इस चीज को? क्लियर? अभी तक मेथड होगा वो 3 मेथड पर होगा। हम आपको जब कभी मौका मिलेगा तो आपको हम भविष्य में आप ये भी बताएंगे कि एक ही प्रश्न के कई तरीके होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में भारत राजस्थान के संदर्भ में लोक देवताओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए, लोक देवताओं की भूमिका पर का विश्लेषण कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, शॉर्ट नोट लिखिए, टिप्पणी लिखिए। क्लियर कर पा रहे हैं इस चीज को? तो 11 ऐसे तरीके होते हैं जिससे इस प्रश्न की जो टेल होती है, पूंछ होती है, उसको चेंज कर दिया जाता है। अभी तक यूनिवर्सिटी लेवल पर हमको उस प्रश्न का जो भी उत्तर पता होता था हम लिखते थे, लेकिन एक अच्छा उत्तर यह है जिसमें कि उसकी जो टेल है, अगर उसमें कहा है समीक्षा कीजिए उसका उत्तर कुछ और होगा, विश्लेषण कीजिए तो उसका उत्तर कुछ और होगा। क्लियर कर पा रहे हैं? प्राधिक परीक्षण कीजिए उसका उत्तर कुछ और। हम बताएंगे, ज़्यादा अंतर नहीं है, हम अगले कक्षा में बताएंगे, थोड़ा क्लिष्ट है, बताएंगे। इसके बाद इस चीज को समझ लीजिए, पूरे जो राजस्थान, अब हम सीधे आरएएस पर आ जाते हैं क्योंकि आज चर्चा जो है वो आरएएस की है, फिर आपको यूपीएससी भी बताएंगे कभी। पीटी में तो सिलेबस बहुत क्लियर है, लेकिन जब हम आरएएस की बात करते हैं तो आपने देखा होगा हिस्ट्री है, उसके बाद ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस भी है, और उसके बाद पॉलिटी तो है ही है, रहेगी ही, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी में है, इसमें योग भी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चाहे थ्योरेटिकली आप जो भी पढ़ें, इसका अप्लाइड नेचर राजस्थान के संदर्भ में जानना बहुत जरूरी है। क्लियर कर पा रहे हैं इस चीज़ को? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ डाला, हमने सारे गवर्नर जनरल पढ़ डाले, हमने सारे वायसराय पढ़ डाले, हमने सारे भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे लेकर के सहयोग आंदोलन, सारे आंदोलन पढ़ डाले। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अगर कहीं पर कुछ कुछ घटनाएं हुई हैं तो उसको भी पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि जो जो घटनाएं राजस्थान में हुई हैं उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है। बड़ी यूनिक बात बताइए आपको, जब बताऊं मैं आपको, हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो उसी क्रम में हम लोग मॉडर्न एशियन हिस्ट्री के श्रीनिवास जी जो राइटर हैं उनका मिलने का ये था। हमारे एक टीचर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहा कि आप जब कभी एशियंट हिस्ट्री की किताब देखिएगा तो उसमें भारत का मैप बना हुआ है। आप कभी एशियंट हिस्ट्री किताब निकालिएगा, भारत का नक्शा बना है, भारत की उच्चावचन के बारे में काफ़ी चीज़ें जा रही हैं। उनका कहना यह था कि हिस्ट्री पढ़ने से पहले ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग तो बिना ज्योग्राफी पढ़े हिस्ट्री पढ़ा लेते हैं। उनका कहना यह है कि विश्व की जो घटनाएं होती हैं वो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के आधार पर प्रभावित होती हैं। उदाहरण के रूप में आप देखिएगा, जितने भी युद्ध होते हैं आप देखेंगे वो हमेशा ऐसे समय में हुए हैं जो नदी के किनारे रहे हो, ऐसी जगहों पे हुए हैं। क्यों? आसान था भागना। दूसरा, आप देखिएगा कि युद्ध जो होते थे नॉर्मली जो खेती का समय होता था उसमें नहीं होते थे, समझ रहे हैं। तीसरा कि किले वहीं बनाए जाते हैं जहाँ पहाड़ हो, मैदान में किले आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम। तो ज्योग्राफी जो है और हिस्ट्री को प्रभावित करती है। जहाँ जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ वहाँ युद्ध के उदाहरण कम मिलते हैं। आसाम में युद्ध के उदाहरण बहुत कम मिलेंगे, बंगाल में आपको बहुत कम मिलेंगे। जितने भी मिलेंगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा के इलाके में, गुजरात के इलाके में ज़्यादा मिलेंगे।
और दूसरा ये है कि जो बॉर्डरिंग इलाका है वहाँ ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जितना भी जो आया है वो उत्तर पश्चिम से आ रहा है, चाहे वो तुर्क हो, है ना, चाहे वो आपका मुगल हो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमेशा युद्ध जो है उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादा हुआ है। तो ज्योग्राफी अगर आप पढ़ लेंगे तो हिस्ट्री पढ़ने की जो आसानी पड़ेगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ इस चीज़ को कि इंटरलिंकिंग बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह जब इकोनॉमिक्स आप पढ़िए तो राजस्थान के बजट को भी पढ़िएगा। तो हमने इकोनॉमिक्स हमें पढ़ा दिया कि रिपो रेट क्या होता है, हमने SLR पढ़ा दिया, बैंक रेट पढ़ा दिया, हमने घाटे की अवधारणा पढ़ा दी। राजस्थान के संदर्भ में भी चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुल का मतलब मैं केवल बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब भी आप पढ़िए तो उसका अप्लाइड जो पार्ट है वो कहाँ से पढ़िए, राजस्थान से। क्लियर क्लियर कर पा रहे हैं? ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, चाहे पेपर 3 हो, आंसर राइटिंग इज मस्ट। आप देखेंगे जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो 300 वर्ड के क्वेश्चंस हो, चाहे 400 वर्ड के आंसर लिखने हो, आंसर राइटिंग में तारतम्यता बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को आपको एक चीज़ बताना पड़ेगा कि आंसर में ये हेडिंग डाली जा सकती है, 1 2 3 4 करके लिखा जा सकता है। हाँ, एरो नहीं लगाना है या बुलेट फॉर्म ऐसे नहीं लगाना है, ठीक है ना, ये नहीं लगाना है आपको। लेकिन आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि ये आपको देते हैं 1857 के विद्रोह के असफल होने के क्या कारण थे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? हेडिंग में भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ही भ्रांति है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि आंसर जब भी लिखा जाए तो उसको पैराग्राफ में लिखा जाए, हेडिंग करके या 1 2 3 4 करके नहीं लिखा जाए। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द क्वेश्चन के। अगर नेचर ऑफ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हेडिंग में आप लिख सकते हैं, यू शुड ऑलवेज गो फॉर हेडिंग। क्लियर? और अगर ऐसा हो कि आप उसको जो है बुलेट फॉर्म में उसमें लिख सकते हैं 1 2 3 4 में पॉइंट वाइज, तो पॉइंट वाइज। क्लियर कर पा रहे हैं चीज़ को? जैसे लिखना है। बाकी भाषा की स्पष्टता बहुत होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ जो क्लैरिटी ऑफ नॉलेज जो है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो अभी तक जितना हम लोगों ने किया उसमें किसी को कोई डाउट या कोई पूछना चाहता है कुछ? कोई डाउट? आई थिंक बहुत सिंपल भाषा में हमने चीज़ों को बताया है आपको। आज हम लोग इतना ही करेंगे। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे हमारे यहाँ पे गार्जियन लोग हों, चाहे टीचर हैं, चाहे हमारे स्टूडेंट हों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। ठीक है? और चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आरएएस का एग्ज़ाम हो, पूरे सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पढ़ाया ना जा सके या आपको समझाया ना जा सके। ठीक है? आवश्यकता इस बात की है कि कितना आप अपने आप को जो खराब करने वाले अवयव हैं उनसे दूर रखते हैं। मेरा निजी रूप से मानना है कि कंपटीशन टफ इन द सेंस हुआ है कि संख्या आबादी बढ़ेगी तो बच्चे भी बढ़ेंगे ही, लेकिन क्वालिटी वाइज कोई बहुत अंतर नहीं आया है। क्वालिटी वाइज कोई बहुत अंतर नहीं आया है। और एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई भी स्रोत हो, मटेरियल मार्केट में बहुत मिलता है। क्या नहीं पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है क्या पढ़ने से? समझ रहे हैं? क्या नहीं पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है? तो एलिमिनेशन से कहा जाता है, तो छटनी कहा जाता है, जो छटनी समझना करना बहुत ज़रूरी है। सर, मुगल शासन जो है भारत में किस रास्ता से? देखिए, मुगल शासन कोई भी शासन, बड़ा अच्छा प्रश्न बिलाल जी ने पूछा है। एक चीज़ समझ लीजिए, रास्ता तो भारत में आने का केवल दर्रा ही है, वो तो पहाड़ है। आप कभी भारत में घुसने का प्रयास करिएगा तो भारत के जो उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है, बहुत ध्यान से समझिएगा,
ठीक है, बात का नक्शा है ये, बहुत ध्यान समझिएगा। ये पूरा जो है हिंदू कुश, इधर पूरा हिमालयन बेल्ट है, ठीक है। यहां पर तो केवल आप दर्रे ही हैं। कोई बता सकता है कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा जो है, और इसके बाद इंदिरा पास, इन्हीं से ही आ ही सकता, और कोई उपाय नहीं है। तो सोमनाथ से इधर से आएगा, इधर से तो आएगा कि पानी है इधर, तो ये आएगा इसी रास्ते। और ये जो सिल्क रूट था, जो पूरा आप जानते होंगे, ये आपका चाइना से लेते हुए पूरा आपका अरब का जो पार्ट है वहाँ से था, तो रास्ता यही था। और ये सब रहने वाले इसी अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान के इलाके के लोग थे, इसी रास्ते आए थे ये। तो हिमालय के रास्ते से ही, हिमालय के रास्ते से इंटर किए थे लोग। तो हिंदू कुश की पहाड़ियाँ थी, हिंदू कुश को वही से उन्होंने नाम भी दिया इन्होंने, समझ नहीं, जानकारी मुझे कि हिंदू कुश इसलिए नाम भी उन्हीं लोगों ने दिया हिंदू कुश का। तो इसी रास्ते ही आए थे। बट महत्वपूर्ण ये नहीं है बिलाल जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किस रास्ते से आए थे। क्वेश्चन मैं ये बनाऊंगा कि समुद्री मार्ग से क्यों नहीं आए जी? क्योंकि वो आसान पड़ता, वो आसान पड़ता। पहाड़ तो हम जितना आसान बनाए, पहाड़ को फादना आसान काम है। बहुत आसान था कि वो लोग जो है यहाँ से, ये सऊदी अरेबिया का प्लेटिक है, ये सऊदी अरेबिया प्लेटिक है, जानते हैं ना ये, और यहाँ पे सब है, ये पूरा इलाके यहाँ से आते हैं और ये इधर से आ जाते हैं कहीं से, समझ रहे हैं सब। ये पूरा समुद्री, तो कौन सा ओशन है बताया कोई? कौन सा सागर है? वेरी गुड, ये अरेबियन सी है, यहीं से आ जाता, सबसे आसान था। वो इसलिए नहीं आए कि जो पहाड़ यहाँ पर भी जो सब थे, ये कबीले हैं सब, समझ रहे हैं। इनको यहाँ से आते तो ये पूरा युद्ध करना पड़ता। अब पूरे समुद्री डाकुओं का इलाका था ये, समझ रहे हैं। और अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि समुद्र के रास्ते आने में इनकी संख्या ज़्यादा थी और वो बहुत ज़्यादा आ नहीं सकते थे, क्योंकि ये लोग जो थे वो लैंड लॉक कंट्री में रहते थे, जिनको नाव की आदतें भी नहीं थी। ये भी आपको समझना पड़ेगा। एक तो नाव की आदतें नहीं थी, भारत में तो थी आदत, जो तो लैंड लॉक कंट्री है ना, तो वहाँ समुद्र है कहाँ? वो तो उनको तो यहाँ आना पड़ता, नहीं नीचे आना पड़ता, वो राइट आता, लेकिन वो तो बहुत कम पोर्शन है। दूसरी बात क्या था कि उस समय ये जो, जैसे इधर तो स्वेज कैनाल थी, है ना, तो इधर अगर ये आते भी तो बहुत सारा इस समय जो लुटेरे थे समुद्र के, वो उनसे लोगों का वास्ता पड़ता, और वो कहीं किसी भी दृष्टिकोण से बहुत ये नहीं था, क्योंकि सेनाओं को ले जाने के लिए बहुत सारा शिप की ज़रूरत पड़ती, और पॉसिबल नहीं था कि एक साथ इतने शिप लोग रख सकें। बाय रोड आने में आसान पड़ता, जहाँ जहाँ जाते कैंप लगा लेते थे, कैंप से आ जाते थे। चूँकि ठंडे प्रदेश के रहने वाले लोग थे, तो उनको हिमालय के ठंडी से कोई मतलब रहता नहीं था, ठीक है। लेकिन डायग्राम बहुत ज़रूरी है। देखिए इंडिया का मैप, अब मैप से समझना, तो इसलिए हम तो चाहेंगे कि कोचिंग में भी भारत का और विश्व का मैप जो है, फिजिकल और ज्योग्राफी, फिजिकल और पॉलिटिकल मैप जो है बना करके रख दिया जाए, ठीक है। और कोई डाउट? तो आज हम लोग हाँ, ये जो मुगल जो है इंडिया में ही है, तो ये कहाँ से शुरू किए थे? देखिए इन्होंने जो शुरुआत किया था ना, ये समझ लीजिए, एक्चुअली उस समय तो पाकिस्तान ने भारत का एक पार्ट था ना, तो पाकिस्तान में पेशावर, लाहौर होते हुए और हिंदू कुश की पहाड़ियों से होते हुए और आए। उसके बाद जब बाबर ने अपने पानीपत का युद्ध सुना ही होगा, इब्राहिम लोदी का, तो वहीं से वो तो है ही, हरियाणा में तो बॉर्डर है ना, है वो, तो वहीं शुरू किया था। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, समझ रहे हैं। तो इसको पार भी किया, इतना आसान नहीं था। सुने ना, झेची रावस बोलते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, उसी क्रम से बता रहा हूँ। ऊपर शुरू करते हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ठीक है। तो इसको नदियों को क्रॉस करते हुए ये लोग, सभी नदियों को नहीं क्रॉस किए थे, वो अलग अलग जगह को बता रहे हैं आपको, आए। तो ये अब बिलाल जी जो क्वेश्चन पूछा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो पूछूंगा आपसे कि बाबर का विजय अभियान जो है वो डायग्राम से बताइए। जब आपको मौका मिलेगा कभी आरएस का या यूपीएससी का इंटरव्यू देने को, और हमसे पाला पड़ेगा, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बाबर ने किन किन नदियों को क्रॉस किया था।
अब ये हिस्ट्री क्वेश्चन में ज्योग्राफी क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक भारत के उच्चावचन को आप नहीं समझिएगा, क्योंकि 5 नदियों को क्रॉस नहीं किया था इसने। मैं तो बताया होगा कि 5 सहायक नदियां हैं, 5 को नहीं किया था, वो पहले ही खत्म हो जाती है रावी। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं जो प्रश्न पूछा है उस बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस में ज्योग्राफी की आवश्यकता हमको पड़ेगी। दूसरी बात दुआब इकोनॉमिक्स से बहुत जरूरी है। गरीब को क्या लूटेगा ये भी जानना जरूरी है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, गंगा यमुना का जो दुआब था, यही वाला हल्दी घाटी वाला पूरा जो एरिया था, विश्व का सबसे फर्टाइल लैंड थी। तो जहाँ उस समय खेती ही थी, तो खेती बढ़िया होगी तो पैसा भी रहेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इन्होंने पूरा जो इस एरिया को, ये गंगा और यमुना का, गंगा इधर से यमुना बह रही है, ये पूरा इलाका जो है किया इन्होंने। बाकी तो फिर साउथ में वो गए थे तो बाकी फर्टाइल लैंड थे, तो तुलसी एरिया तो सबसे पहले वहीं पर आया, उसके बाद तो पूरा साउथ में। अब क्वेश्चन यही बनेगा कि अकबर का जो किला, कौन कौन से फोर्ट उन्होंने जीते, उसका क्रम क्या था, किन नदियों को क्रॉस किया। जब पिताजी को जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसी से हम लोग प्रश्न को उत्तर ले रहे हैं। तो आपको माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर मैं ये भी पूछूंगा आपसे कि अकबर के बाद फिर वापस होना शुरू हो जाता ना, फिर कम होना शुरू कर दिया था। एक समय ऐसा था, उसके बाद औरंगजेब के बाद से तो और कम हो गया। सबसे पहले कौन सा एरिया मुगलों के हाथ से वापस गया, एग्जाम्पल दे रहे हैं केवल मतलब समय। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तभी आएगी जब हमको यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से हम दूर रहेंगे। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमको फतेहपुर सीकरी, हाँ आगरा के पास में, आगरा के पास में, हाँ। तो फतेहपुर जो सीकरी है, लोग कहते हैं कि बाबर ने फतेहपुर सीकरी हाँ बसाया था। देखिए ऐसा था कि अनाज के संग्रहण के लिए बहुत ज़रूरी था कि कोई ना कोई कंट्रोल करने के लिए किले बनाए जाते। एक्चुअली जो किले होते थे ना, वो आज कभी कचहरी है। इसको अगर सामान्य भाषा समझना हो तो यहाँ पर राजा तो रहता, मनसबदार सिस्टम था। तो मनसबदार मसले बहुत डिटेल में बताएंगे। टैक्स कलेक्टर जो हुआ करता था बैठता था वहाँ पे, उसकी कुछ सेना वेना भी होती थी, इकट्ठा करता था वो। तो फतेहपुर सीकरी, दूसरी बात ये भी थी कि फतेहपुर सीकरी, देखिए चीज़ समझ लीजिएगा, ये सब जो है ना अरावली की पहाड़ियों पर है, उसका वेदर बहुत अच्छा होता है। आज भी दिल्ली का वेदर जो होता है बहुत अच्छा होता है, वरना कोई आवश्यकता नहीं थी दिल्ली को कैपिटल, दिल्ली बीच में है कहाँ भाई, कैपिटल तो बनेंगे बीच में वाले को। तो वेदर का कारण भी बहुत लोग बनाता है, और ऐसा उच्चावचन जिसको कि जितना, क्योंकि उधर से हिमालय की पहाड़ियाँ थी, तो अगर बीच में होता राजधानी तो शत्रु बीच पहले का पोर्शन जीत सकता था। ऐसे तो जैसे ही पहाड़ी खत्म होगी दिल्ली स्टार्ट हो जाएगा, दिल्ली में राजधानी है, सबसे ज़्यादा सेना वहीं रहती थी। तो ये सब भी कारण है। और किलों को बनाने के पीछे बहुत सारे कारण हुआ करते थे। रहने के लिए भी दृष्टिकोण से बनाए जाते थे, टैक्स कलेक्शन के लिए बनाए जाते थे, और अपनी दिखाने के लिए, खूबसूरती को दिखाने के लिए बनाए जाते थे। तो ये तो डिपेंड करता है कि किला जो है किस लिए, हाँ शान दिखाने के लिए, तो डिपेंड करता है किस लिए बनाया। तो किले का कुल का उद्देश्य था आलिशान भव्य इमारत, जो शत्रुओं के युद्ध से न टूटे, क्योंकि बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। और आपको बताऊंगा पढ़े कि किस तरह से मेथड होता था जिससे कि वो लोग यूज करते थे इसको बचाने के लिए। तो उसका एक अलग मुद्दा है, बहुत सारे मेथड हुआ करते थे। किस मेथड से, आपने कभी पिक्चर देखी होगी ये वाली पद्मावत, पद्मावत मूवी थी ना, हाँ, तो सब मूवी में बड़ा अच्छा दिखाता है कैसे किलों को बचाया जाता है। बट वो मुद्दा नहीं है। किलों को स्थापना के कई कारण हो सकते हैं, शान शौकत के लिए भी हो सकता है, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी हो सकता है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हो सकता है। सीमाओं की रक्षा के लिए किला में ही सेना रहती थी, किला को भी सुरक्षित रखना नहीं चाहती। ठीक है, तो ये रहेगा। और कोई इशू किसी का? तो आई होप कि आज जो चर्चा हुई वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी उत्साह के साथ कि हम लोग बिल्कुल कंटिन्यूअस करते रहेंगे, और मटेरियल आप लोगों को सबको मिलता रहेगा। बट जो मैंने जो बातें बताई हैं
कोशिश करिए कि उसी मेथड से पढ़ा जाए तो चीज़ें बहुत आसान भी हो जाएंगी। बाकी तो कोई बात नहीं है, सब मेथड ठीक ही है, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पर आए। हम लोग क्लोज करते हैं।